बजट है इस साल का, दैट इज 2513 करोड़ फॉर दिस सिटी। लास्ट ईयर का जो बजट था उसी बजट पर उन्होंने इंक्रीमेंट करके 10 या 20%। महापौर हैं, उनको 6 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर सीधे 66% का हाइक दिया गया है। फिर उसके बाद जो अध्यक्ष हैं उनके पास में एक 5 करोड़ का बजट होता था, विच हैज इंक्रीज टू 9 करोड़। तो वो कलेक्शन करेगा, बैक ऑफिस वर्क करेगा, तो वो चुनता बैक ऑफिस वर्क, फील्ड में कौन है। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 90% कलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन वो 50% भी कलेक्शन नहीं हो पाता। वसूलियां पहले हुआ करती थी और जो वसूलियां आज है उसमें कुछ 78% की इंक्रीजमेंट थी। हमको प्लानिंग की जरूरत है कि जो हमारा थोड़ा सा बैक एरियाज में ग्वालियर के या अंदर स्ट्रीट है उसमें भी सफाई की आवश्यकता है। इसके लिए 917 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूरा शहर जो है वो एक्सकेवेट कर दिया गया, जगह जगह पाइपलाइंस बिछाई गई जिसकी रोड अभी तक नहीं बनी है। देखिए ग्वालियर में आप तीनों साइड इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के चलते उन लोगों को जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बेनिफिट्स नहीं दिए गए, ना ही टैक्स में छूट दी गई। जो गवर्नमेंट को 3 तरीके से फंड मिलता है। एक फंड मिलता है कंपेंसेशन के रूप में, एक फंड मिलता है रेवेन्यू ग्रांट के रूप में, एक मिलता है कैपिटल जस्ट लाइक जीडीए, वो भी डेवलपमेंट करती है सिटी के अंदर, साडा वो भी करती है, पीडब्ल्यूडी वो भी करती है। उनके बजट अलग होते हैं तो वो भी डेवलपमेंट कर पाए। तो उसके हिसाब से क्या है कि ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ही अब उधर नहीं जाते हैं कि वो ज्यादा कहाँ खर्च होने वाला है। सिर्फ एक कारण जिसकी वजह से, क्योंकि इंदौर हमसे आगे निकल गया, भोपाल हमसे आगे निकल, जबलपुर ऑलमोस्ट बस निकल जाता। सी अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी माय मनी, राइट? ये जनता का पैसा है। बजट एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही मन में बहुत सारे विचार आते हैं, ख्याल आते हैं और सवाल आते हैं। इन सवालों की शुरुआत घर की चारदीवारी से शुरू होकर शहर, प्रदेश, देश और जितना आगे तक आप जाएं। बजट एक ऐसी चीज जिसकी आवश्यकता हर जगह होती है, छोटी से छोटी चीजों में। हमारे साथ आज हमसे इस बारे में डिस्कस करने के लिए हैं मिस्टर अभिषेक गुप्ता, जिन्हें 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, स्पेशली गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ उनके बजट को ना सिर्फ डिस्कस करने के लिए बल्कि उन्हें डिज़ाइन करने के बारे में। ही बीन प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज और अपने एक्सपर्टीज़ को वो उनके साथ बांटते आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच अभिषेक के साथ जुड़ने के लिए, आज इस डिस्कशन में आने के लिए। थैंक यू मैडी। सर बिफोर वी स्टार्ट, मैं मतलब आई रियली वांट टू गिव यू कॉम्प्लीमेंट, यू लुक रियली गुड। थैंक यू भाई। आई रियली होप कि हमारा बजट भी इतना ही अच्छा होने वाला है। सो सबसे पहले मुझे थोड़ा समझाइए कि बजट क्या होता है। बेसिकली यदि हम सरल शब्दों में एक लाइन में अगर बजट को डिफाइन करें तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं, एलोकेशन ऑफ कलेक्टेड मनी इनटू सिविक एमिनिटीज़। बेसिकली जो हमने अमाउंट कलेक्ट किया है, अगर हम कॉरपोरेशंस की बात करें, पब्लिक से जो हमने इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड यूजर चार्जेस, बेसिकली टैक्स और यूजर चार्जेस के रूप में लेते हैं, जो कलेक्ट किया है उसको पब्लिक को डेवलपमेंट और सिविक एमिनिटीज़ का रिपेयर मेंटेनेंस के रूप में वापस करना, और उसका एलोकेशन कहाँ का करेंगे, बेसिकली इट्स अ बजट। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें बजट को लेकर, तो जैसे सपोज कीजिए कि आज हमने बजट बनाया कि मेरे घर का एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 12,000 है और मेरी अर्निंग 15,000 है, तो उस 15,000 को आप कहेंगे 3,000 मैं सेव करूँगा, 12,000 एलोकेट कर देंगे कि मेड को इतना देना है, राशन इतने का आएगा, ये इतने का आएगा। तो बेसिकली आपकी अर्निंग को आपने एलोकेट किया, और कहाँ एलोकेट किया, अपनी डे टू डे के मेंटेनेंस में या परचेजिंग में या जो भी किया। तो बेसिकली कलेक्टेड इनकम का जो एलोकेशन होता है उसको हम बजट कहते हैं। तो अगर हम इस तौर पे देखें, क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली बजट सेशन चल रहा है और शहरों के बजट आए हैं, तो इस लिहाज से जब एक शहर की बात होती है जहाँ पे एरिया ऑफ कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें आवश्यकताएं होती हैं, तो जब बजट डिसाइड किया जाता है तो उस समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, मतलब इस बड़े लेवल पे जब हम बात। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको मैडिया थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि बजट बेसिकली डिसाइड होता ही नहीं है। बेसिकली बजट प्रिपेयर करने की बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं। देखिए आप जानते हैं, जैसे अगर हम किसी कॉर्पोरेशन बॉडी, अभी मैं जैसे बताऊं, जैसे ऑलमोस्ट 30 यूएलबीज के बजट, 30 शहरों के बजट मैंने ड्राफ्ट किए हैं अभी, जो मैंने ऑलमोस्ट फरवरी मिड तक सभी को एलोकेट भी किए और बता दिए कि करेक्शंस है किसी के लिए। अभी जैसे हमारा क्या होता है कि कोई भी शहर है उसका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, लोकल बॉडीज़ के हाथ में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल के हाथ में। अभी क्या होता है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फायर डिपार्टमेंट हुआ, पार्क डिपार्टमेंट हुआ,
कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हुआ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हुआ, स्टोर डिपार्टमेंट हुआ, इन सभी के अपने अपने वर्क होते हैं। इनको ये पता होता है कि इस साल हमको ये इतना इतना एक्सपेंडिचर करना है। ये सभी लोग अपनी रिक्वायरमेंट अकाउंट सेक्शन को भेजते हैं, जो उनके ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं उनकी अप्रूवल के साथ कि ये हाँ ये वर्क हमको करना है। फिर अकाउंट डिपार्टमेंट सभी जगह का डाटा लेके उसको कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद इसमें जितनी बॉडीज़ होती हैं जो इंटरनली मैनेजमेंट की पार्ट्स होते हैं जितने, और जितने डिपार्टमेंट हैं उनको बोला जाता है कि आप ये चेक करें कि आपके यहाँ से बजट आया, ये ओके, कुछ रह तो नहीं गया है, सारी चीज़ें। जब एक कंपाइल्ड हो जाता है बजट, उसके बाद एक कमिश्नर की अप्रूवल के लिए जाता है कि कमिश्नर सर या जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी है वहाँ पर, है ना। तो जैसे अब नगर परिषदों की बात करो, नगर पालिका, तो वहाँ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होते हैं और यहाँ कमिश्नर होते हैं। तो जब कमिश्नर सर के पास जब ये जाता है बजट, तो वो चेक करते हैं, फिर ये आगे MIC में जाता है, मेयर इन काउंसिल। इसके बाद जो हाईएस्ट बॉडी होती है जिसमें पब्लिक बॉडी, तो वो होती है परिषद। तो बेसिकली ये प्रोसेस रहता है कि जब परिषद ओके करती है तभी वो बजट को अप्रूव माना जाता है, और ड्यूरिंग द ईयर फिर उसको हम फॉलो करते हैं। मेरे पास कुछ डेटाज हैं जो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान आपसे डिस्कस करने के लिए निकाले हैं। ऑनेस्टली मैं सच में इसके बारे में बहुत जानना चाहता हूँ। जैसे जो डेटाज हैं 2023-24 में जो बजट था दैट वाज 2128.08 करोड़। फिर उसके बाद वो जब अगले साल 24-25 में आया तो वो 2163.95 करोड़, थोड़ा सा बढ़ा। फिर 25-26 में जो इस साल का भी एक करंट बजट आया है दैट इज फॉर 2513 करोड़। तो ये जब बढ़ाया जाता है तो इसके बढ़ाने के पीछे क्या मतलब कारण, आवश्यकताएं, ज़रूरतें, पैसे का इम्प्लीमेशन के कितना बढ़ा, क्या पॉइंट्स होते हैं इसकी वजह से? मैं इसका आंसर आपको मैं ही दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बजट बेसिकली क्यों बनाया जाता है। आपने पूछा बजट क्या है, मैंने उसका आंसर दिया, लेकिन बजट क्यों बनाया जाता है ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं पब्लिक से टैक्स और यूजर चार्जेस के रूप में कलेक्शन करते हैं। अब पब्लिक चूंकि पे कर रही है तो उसको ये जानने का पूरा राइट है उसका पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा, और प्लस गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस भी हैं ये कि बजट आपको प्रिपेयर करना है। इन दोनों एस्पेक्ट को देख के बजट प्रिपेयर किया जाता है। अभी आपका जो पॉइंट था बजट को लेकर, तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो इंक्रीमेंट रहता है, देखिए हम बजट में कोई भी चेंज करते हैं उसका हर एक चीज़ का जस्टिफिकेशन और रीज़न हमको देना मैंडेटरी होता है, और बिना रीज़न के हम कुछ भी बजट में चेंज नहीं कर सकते। अभी आजकल क्या चल रहा है कि मैंने कुछ चीज़ देखी है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं बेसिकली, हालांकि कंप्लाइंसेस सारी जगह हो रही हैं, कंसीडर सारी चीज़ें होती हैं। जैसे किसी डिपार्टमेंट का कि सर हमको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, तो उन्होंने बजट अपना इंक्रीज कर दिया जस्टिफिकेशन कि ये चीज़ हम यहाँ एक्सपेंड करेंगे। सपोज कीजिए कि फायर डिपार्टमेंट ने बोला कि इस बार हमको, पिछली बार हमको 10 लाख रुपीज़ की आवश्यकता थी, इस बार हम 50 लाख करेंगे। तो उन्होंने रीज़न पूछा क्यों, क्योंकि हम इस बार 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ और परचेस करना चाहते हैं जो पिछली बार नहीं की थी हमने, अपडेट कर। या टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इस कारण से हमको नई मशीनरी, प्लांट मशीनरी की आवश्यकता है, या गवर्नमेंट की कई न्यू स्कीम लॉन्च हो गई। सपोज की जैसे आज से मैं 3 ईयर्स बैक की बात करूं, एक ULB का बजट में प्रिपेयर कर रहा था, तो 3 साल पहले जब कोविड का था, जब कोविड, इससे पहले प्रोविजन नहीं होता था, लेकिन कोविड के आने के बाद कोविड के लिए 50 लाख के बजट होना चालू किया, तो 50 लाख से एकदम हाइक किया बजट। तो इस तरीके की कोई जैसे ड्राउट आ जाए या कोई पेंडेमिक आ जाए या फिर कहीं पर भी कोई भी इस तरह की न्यू स्कीम गवर्नमेंट आ जाए, लाडली बहना यूज़ किया तो उसका हमने बजट क्रिएट किया, या कोई भी कन्यादान योजना का हमने बजट किया, संबल योजनाओं का बजट हमने किया। या सबसे बड़ा जो बजट पर इम्पैक्ट आता है, चेंजेस जो रहता है, वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की साइड से आता है। उन्होंने क्या कुछ डिसाइड किया कि हमको इस साल कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्शन का बजट क्या बल्क होता है, तो एकदम से हाइक हो जाता है बजट उससे। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमको सबको गरीबों को घर देना है, तो उस घर में जो बजट हुआ तो वो एटलीस्ट मतलब आप मान के चलिए 20, 25, 30 करोड़ से हाइक हो गया बजट एकदम। तो ये रहता है। बाकी कई जगह ऐसा भी देखने को आया है कि बेसिकली बजट जो बनता है वो एक्चुअल जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं या फिर आपने जो एक्चुअल वास्तविक आय व्यय बोलते हैं जिनको हम, उसके बेसिस पे आपको बजट बनाना चाहिए हाइक। लेकिन कई जगह ऐसा देखने में आया कि लास्ट ईयर का जो बजट था उसी बजट पर उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया 10 या 20%, जो कि फंडामेंटली गलत है। एक्चुअली जो सपोज कीजिए मैंने अगर लास्ट टाइम रखा था कि कलेक्शन मुझे 10 लाख होना है और एक्चुअल में जो कलेक्शन ईयर एंड में मुझे हुआ वो 7 लाख रह गया, तो पहले तो ये 3 लाख का जो गैप है कवर वो मैट आउट नहीं हुआ, है ना।
उसके बाद क्या हुआ कि इस साल का जो बजट बना उसमें उन्होंने 10 लाख का 10 या 20% हाइक करके रख दिया, यानी 10 लाख का था, हाइक करके 12 लाख रख दिया, तो गैप 5 लाख का हो गया। जबकि वो 7 लाख का एक्चुअल करना था कि वास्तविक हमने इतना वसूला है, तो इस साल हम इतना परसेंटेज वसूल और वृद्धि करेंगे। इस कारण से वो चेंजेस कई बार हाइक हो जाता है बजट में। इसमें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन भी आई कि जो बजट यूएलबीज के देखे जा रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली वास्तविकता के आधार पर ही बजट को बनाए, ना कि बजट के बढ़ाते हुए बजट में कर दें, उससे बजट हाइक दिखता है। तो ऐसा कोई सर मतलब कोई ऐसी गाइडलाइन होती है कि ये इतने परसेंट बढ़ाया ही जाएगा या इतने परसेंट से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ? देखिए, गाइडलाइन तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड इसमें बना रखे हैं थोड़ा सा। ऐसा है कि 10, 15, 20 बेसिकली इस बीच बजट हाइक हो सकता है। इसके ऊपर कोई भी है वो इसलिए रखा गया है कि सपोज कीजिए आज हमारी इनकम अगर हम 10 रुपये कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 15 रुपये नेक्स्ट ईयर से करें। इन्फ्लेशन भी 10% ही रखता है, तो गवर्नमेंट ये कहते हैं मिनिमम 10% हम मान के चलते हैं। और इसके अलावा मैक्स टू मैक्स हाइक जो है, एडजस्टेबल हाइक है 20% तक का। इतना हम कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर बियॉन्ड जा रहा है इससे आपको, तो फिर आपको उसका जस्टिफिकेशन देना बियॉन्ड क्यों जा रहा है। क्योंकि सर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसे जो आई एम श्योर जो अलग अलग बॉडीज़ हैं उनमें भी अपनी अपनी डिमांड्स होती है कि भाई हमारे एरियाज़ को इतना, जो भी लोकल बॉडीज़ हैं उनको कि भाई हमें इस बार बजट में ये चाहिए, ये इतना ज़्यादा बढ़ना चाहिए, जो कि इस बार भी हुआ है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जब ये डिमांड्स आती हैं तो उन डिमांड्स को भी कंसीडर किया जाता होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली साइड डिमांड्स को कंसिडर किया जाता है। फिर उसमें लेकिन ये भी देखा था जो डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उतना फंड अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि हम अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे तो उसको मेट आउट कैसे करेंगे जब फंड ही नहीं आएगा। तो अगर हमको आउटफ्लो करना है तो इनफ्लो भी देखना पड़ेगा हमको। और अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि आपको ग्रांट चाहिए हमसे, तो आपको अपनी वसूली बढ़ानी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू टेक अ ग्रांट फ्रॉम अस, देन यू हैव टू कलेक्ट बेसिकली Anyhow. खुद कमाएं बिल्कुल, और तब डिमांड। एग्जैक्टली। चलिए गुड। मैं जो इस एलोकेशन की बात कर रहा था कि अभी जो अगेन हमारी जो छोटी सी एक सर्वे था जिसमें कुछ रिसर्च की गई, जो अभी जनप्रतिनिधियों का जो एक अमाउंट होता है वो जैसे जो महापौर हैं उनको 6 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर सीधे 66% का हाइक दिया गया है। फिर उसके बाद जो अध्यक्ष हैं उनके पास में एक 5 करोड़ का बजट होता था, विच हैज़ इंक्रीज टू 9 करोड़, जहाँ पे 80% का एक हाइक दिया गया है। फिर ऐसे ही पार्षद को 56 लाख से 1 करोड़ विच इज़ अगेन 53% का हाइक है। और जो वार्ड समिति हैं उसमें 30 लाख से 40 लाख, तो 33% करीब का हाइक। अब ये जो हाइक है, ये हाइक कैसे जस्टिफाई करते हैं? कोई भी बॉडी है, अगर महापौर जी को अगर ये हाइक इतना बड़ा अगर दिया गया, क्योंकि अभी जैसे हमारी बात हुई कि 20% मैक्सिमम मानते हैं कि अगर इससे बढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर है तो वो जस्टिफाई करते हैं। बट सीधे 80%, 60%, 50%, 50% से नीचे कोई भी हाइक नहीं है। तो इतने बड़े जो हाइक्स होते हैं इनको कैसे जस्टिफाई? क्योंकि सी अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी माय मनी, राइट? ये जनता का पैसा है। तो ये जब इतना बड़ा बड़ा हाइक होता है तो इसको कैसे जस्टिफाई? देखिए, ये जो मैंने आपको जैसे पहले बोला कि हाइक अगर किया है तो उसका जस्टिफिकेशन भी दिया होगा। बिना अगर 20% से बियॉन्ड है तो उसका यू हैव टू गिव रीजन फॉर दिस। यदि हम बात करते हैं कि जैसे नगर निगम है, नगर निगम जो कि बॉडी गवर्नमेंट बॉडी है, तो महापौर के लिए उसमें फंड दिया गया है कि आपको महापौर निधि के रूप में जैसे है, जैसे अध्यक्ष निधि है। बेसिकली इन लोगों को जो फंड दिए जाते हैं इनको एक प्रकार से राइट दिया जाता है कि इतना फंड आपको अलॉट कर रहे हैं, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जो जुडिक्शन एरिया है आपका, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए आप इतना फंड कर सकते हैं। यदि इतना हाइक किया है तो इसमें 2 रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि महापौर जी के यहाँ से या उनके ऑफिस से दिया होगा, हम ये डेवलपमेंट करेंगे, इतना एक्सपेंडिचर हमारा है तो इतना बजट हमको ये जो यूएलबी को लगा होगा कि ओके है, जस्टिफाइड है, इसके लिए फंड भी अवेलेबल, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अगेन जो मैंने कहा कि लास्ट बजट को देखा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं किया और उसको उठा के इतना हाइक कर दिया। और जो आपने लास्ट ईयर कंपैरिजन किया, हो सकता है ये इससे पहले सिर्फ 10% करके लास्ट 5 ईयर में हाइक हुआ हो और एकदम से आके यहाँ हुआ हो, तो आपको ऐसा लगा कि 50% हाइक है, जबकि एक्यूमुलेटेड हाइक हुआ। जी, मैंने कहा ना सर, यही मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम हाइक अगर देखते हैं तो वो हाइक तो पिछले साल से ही देखा जाएगा, जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े जंप होते हैं और ये एक स्पेसिफिक किसी एक बॉडी को जो गवर्नमेंट को मतलब आपने और हमने बनाया, राइट? तो जब जनता की तरफ से जब चुन के एक महापौर
को एक पोजीशन दी जाती है, उनको वो पावर्स दिए जाते हैं कि वो ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैं अगेन एक छोटी सी रिसर्च के बारे में बात करूंगा, जहाँ पर जो एलोकेशन है उस एलोकेशन में बहुत सारा ऐसा अमाउंट है जो बनाया गया है। जैसे 75 करोड़ का एक सीवर सफाई के लिए एक एलोकेशन किया गया है। अब ये जो बजट है 75 करोड़ का, डू यू थिंक दिस इज सफिशिएंट इनफ? बिकॉज अगर हम देखें जो वाटर लॉगिंग होती है, बरसात, बस ये गर्मियों का दौर है, उसके बाद बरसात 3 या 4 महीने का समय है, इसके बाद बरसात शुरू हो जाती है और हमारे पूरे शहर में जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। यही अगर वो सीवर की जो सफाइयाँ हैं वो अगर प्रॉपर होती हैं, बेसिकली जो ड्रेनेज सिस्टम है अगर वो दुरुस्त कर दिया जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को नहीं फेस करनी शहर में। तो ये जो 75 करोड़ का बजट है, ऑफ कोर्स मेरी नॉलेज इसमें बहुत कम है, तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि इज दिस सफिशिएंट इनफ? 75 करोड़ का जैसा अमाउंट जो है ये काफ़ी है एक इतने बड़े शहर के एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को मेंटेन करने के लिए? देखिए मैडी, मैं आपको बताऊं कि जो आपने देखा सीवरेज के लिए इतना है, इसके अलावा कुछ अलग फंड्स भी हम एलोकेट करते हैं। जैसे सीवरेज का आपने उठा के 75 सीआर दिया, तो जो 75 सीआर आपने दिया है ये किसी स्कीम के अंदर गया है। जैसे अमृत योजना है, अमृत योजना के अंतर्गत क्या है, वाटर के लिए भी है और प्लस सीवरेज के लिए भी है। तो हो सकता है 75 सीआर का आपने। सर इसमें मैं बताऊं आपको, जो अमृत योजना है दैट इज फॉर 917 करोड़, जो सिर्फ अमृत योजना के नाम 917 करोड़ जी रुपए। ओके फाइन, चलिए, क्योंकि ये बेसिक से बेसिक आवश्यकता है जो पीने के पानी, साफ पीने के पानी के, उसके लिए 917 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूरा शहर जो है वो एक्सकेवेट कर दिया गया, जगह जगह पाइपलाइंस बिछाई गई जिसकी रोड अभी तक नहीं बनी है। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। आई एम श्योर ये बजट जो आया है उसमें ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि जब एक किसी चीज़ के ऊपर जब वो एलोकेशन दिया जाता है तो उसकी आवश्यकता को वैल्यूएट भी किया जाता होगा। कि अगर मैं बात करूं कि मुझे एक घड़ी अच्छी खरीदनी है, तो वो घड़ी से पहले मेरी आवश्यकता है कि मेरे पास अच्छा खाना हो, मेरे साफ सुथरे कपड़े हो। सो वो दैट इज माई प्रियोरिटी, राइट? सो ऑन दैट नोट मैं ये बात कर रहा हूं कि जो भी जिस भी विधा में जो पैसा दिया जाता है वो किस बेस पे दिया जाता है, उसकी प्रायोरिटी कैसे ना। बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है क्या क्या वर्क किए जाने हैं, और जब ये होता है कि ये वर्क किए जाने तो उसका एक एस्टिमेशन इंजीनियर्स के द्वारा लगाया जाता है। इंजीनियर्स निकालते हैं कि पर्टिकुलर इस टास्क को करने में इतना कॉस्ट हमारा आएगा, उसके हिसाब से हम बजट एलोकेट करते हैं। अभी मैं वही आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आपने अमृत योजना बोला, तो देखिए प्राइमरी फेस तो अमृत योजना से लगता है कि सिर्फ पीने के पानी को लेकर के है, लेकिन अमृत योजना में 2 एलोकेशन है जिसमें पीने के पानी के लिए भी है प्लस सीवरेज के लिए भी है। तो अब 917 जो बता रहे हैं, हो सकता है कि उसके अंदर सीवरेज के लिए भी एलोकेशन हो। और जो 75 सीआर आप बता रहे हैं ये सिर्फ म्यूनिसिपल फंड से ही है। तो आप देखिए यहाँ 2 फंड मिले। 75 फंड तो नगर निगम अपनी तरफ से करेगा, जो इनके पास एक्यूमुलेटेड फंड है या इस साल होंगे एक्यूमुलेटेड, और जो एडिशनल रखता है स्कीम में वो तो एज इट इज चल ही रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि 75 इज सफिशिएंट, तो 75 इज नॉट ओनली द फंड, सपोर्टिव फंड्स भी होते हैं। सपोर्टिव फंड्स भी रहते हैं। जैसे हम ड्रेनेज के लिए भी अलग से करते हैं, कनेक्टिंग वहीं जाती है, कुछ सीवरेज का फंड अलग से रहता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फंड, इट्स नॉट ओनली 75 सीआर, इट इज नॉट स्टिक टू द। बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है, एक फंड को दूसरा फंड सपोर्ट करता है, इस तरीके से इस तरह भी हो सकता है, कनेक्टिंग वे में हम कर सकते हैं। यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर हम देखते हैं किसी एक फंड को, तो हमें मतलब एक आम आदमी के तौर पे जो दिखाई देता है वो ये देता है कि बस ये फंड इस चीज के लिए है और इस चीज को इससे ही फुलफिल किया जाएगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा फंड है, क्योंकि वो दूसरी जगह के नाम से ही आया है, अगर वो फंड, जैसे फॉर एग्जांपल एक घर की बात करते हैं छोटे तौर पे, कि अगर एक दूध वाले का बिल है, उसके लिए हमने एक अमाउंट निकाल के रखा, सर्टेन अमाउंट, कि ये दूध वाले का बिल, तो ऑफ कोर्स आप उस बिल को फिर आप बिजली के बिल में यूज नहीं करेंगे उस अमाउंट, राइट? तो एक आम जनता के तौर पे यही हमारी समझ होती है। ओके, अब जैसे इसी ये जो डिवाइडेशन है, इसमें एक जो है जो बुनियादी ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए विकास कार्यों के लिए ये 495 करोड़ का आवंटन है, जो सड़कों और अन्य जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए किया गया। नाउ अगेन द क्वेश्चन गोज द सेम वे, क्योंकि जैसे अमृत योजना के चलते पूरा शहर जो है उसमें एक्सकेवेशन हुआ, पाइपलाइंस आई, और ऑफ कोर्स उसकी जरूरत भी थी। अब वो योजना में जो रोड्स को एक्सकेवेट किया गया, वो बजट सी में एलोकेट होगा, या फिर जो अलग से जो ये 495 करोड़ का जो एक बजट है जिसमें बुनियादी ढांचे के बारे में बात
है जिसमें सड़कें आती हैं। तो ये उसको साथ में ऐसे ही 2 and 2 फ्लो करेगा जो साथ में चलेगा या क्या होगा? देखिए बुनियादी ढांचे में आपने सिर्फ सड़कें अकेली पकड़ी हैं या 4-5 चीज़ें होती हैं बुनियादी ढांचे में, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे वाटर से रिलेटेड वाटर वेस्ट जो रहते हैं, चाहे पाइपलाइन हो चाहे कुछ भी हो, वो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लेते हैं। आपकी रोड हो गया, बिल्डिंग अगर आपको कोई कंस्ट्रक्ट करानी है वो हो गया, इसके अलावा सीवरेज जो रहते हैं वो आ गया, वाटर ओवरहेड टैंक्स आ गए सारे। तो ये स्ट्रक्चर रहता है 495 है, इसमें एलोकेटेड होगा, नॉट ओनली फॉर रोड आई थिंक, है ना। यदि रोड्स की बात करते हैं, अगर हमने रोड्स के लिए बजट एलोकेट किया 495 का, तो वो रोड में ही एक्सपेंडिचर होगा। अभी जैसे कुछ देर पहले आपने बोला कि अगर हमने दूध वाले को 1200 दिए तो दूध वाले को ही हम देंगे, तो यहाँ थोड़ा सा मैं बोलूँगा, यदि हमने दूध वाले के लिए 1200 निकाले और दूध वाले ने कहा कि नहीं इस बार मुझे 1000 रुपये में सेटलमेंट हो गया, तो 200 का क्या करोगे? तो इनके पास एक प्रोविजन होता है जिसमें फंड पड़ा हुआ है जो अनस्पेंट अमाउंट है, वो किसी विद ड्यू और परमिशन विधा में। परमिशनली किसी और में भी कर सकते हैं। So that's how these things तो goes somehow hand in hand. you will be have to manage all these things. तो अभी मतलब ये जैसे ये तो सारे पॉइंट्स रहे कि हम स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करें। अभी मतलब एक ओवरऑल अगर मैं एक बड़े सिनेरियो में अगर तो ये जो हमारा बजट है इस साल का दैट इज 2513 करोड़ फॉर दिस सिटी। डू यू बिलीव दिस बजट इज सफिशिएंट इनफ टू मैनेज और रादर इस शहर को और बेहतर बनाने की? You think मतलब आप इतने लंबे समय से इतनी सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व तो श्योर आपका पाला रोज ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट से पड़ता होगा। सो डू यू थिंक ये बजट काफ़ी है? देखिए ये बजट मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा ओपिनियन आप जाने तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम नगर निगम देयर आर अदर बॉडीज ऑल्सो जस्ट लाइक GDA, वो भी डेवलपमेंट करती है सिटी के अंदर, साडा वो भी करती है, PWD वो भी करती है, उनके बजट अलग उनके बजट्स अलग होते हैं, तो वो भी डेवलपमेंट का पार्ट है। तो उसके हिसाब से क्या है कि ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ही अब उधर नहीं जाते हैं कि वो ज़्यादा कहाँ खर्च होने वाला है। खैर ये तो क्या है, मजाक की बातें हैं, लेकिन सर क्योंकि क्या होता है मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से मैं समझ पाता हूँ कि अब दूर रह के बातें करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब हम बाहर देख के बैठ रहे कि मैं अरे यार इस बॉल पे तो छक्का बनता था यार, कि मैं होता तो मार लेता। और लेकिन जब आप एक्चुअली में वहां होते हो तो आपको पता चलता है कि बॉस वो बॉल इतनी तगड़ी बाउंसर थी कि आपका शायद मुंह टूट सकता था, बहुत भारी होती। बिल्कुल। तो वो जिम्मेदारियां जब निभाई जाती हैं, जब ग्राउंड लेवल पर रियलिटी होती है, बहुत अलग होती है। बट जैसे हमेशा ये बातें की जाती हैं कि जब जो बजट आता है उन बजट में वो टिपिकल लाइनें जो दी हैं कि गरीब इंसान की कमर तोड़ दी टाइप्स, वैसा यू थिंक कि ये जो बजट है ये बजट एक्चुअली में लोगों के लिए मतलब पीपल फ्रेंडली है इस बार? मतलब ऐसा कुछ के जिसमें इनकम टैक्स या टैक्सेस कुछ बढ़ाने का कुछ? देखिए इस बार बजट में बेसिकली अगर मैं नगर निगम की बात करूं, जो लोकल हमारा सिटी है उसकी बात करूं बजट को, तो उसमें टैक्सेस का लेवी तो नहीं किया है ज़्यादा, ना ही उन्होंने इंक्रीमेंट किया, जो है एज इट इज़ रखा है, लेकिन उन्होंने वसूली पे ज़्यादा जोर दिया, कलेक्शन पे। अभी क्या होता है कि हम डिमांड तो एलोकेट कर देते हैं कि हमको इतना डिमांड कलेक्शन करना है, लेकिन वो एग्जैक्ट हम उस डिमांड से काफ़ी दूर रहते हैं कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 90% कलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन वो 50% भी कलेक्शन नहीं हो पाता है साल। इसके क्या कारण? क्योंकि सी मुझे जहाँ तक ऐसा सर मैं जितना जानता हूँ कि सिस्टम अपने आप में पावरफुल है और सिस्टम के पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बेसिस पे दे कैन कंपेल पीपल कि आपको भाई ऑफ कोर्स जो आपकी ड्यूज बनते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से कारण होते हैं कि जिसकी वजह से वो जो रिसीविंग्स होती हैं, जो आना चाहिए, जो वसूलियाँ होती हैं, वो उतनी कम रह जाती हैं? ऐसा क्या है? बेसिकली क्या क्या होता है कि देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ 3 तरीके से मुझे लगता है कि कमी रहती है 3 जगह। एक तो यूएलबीज बॉडीज से जो डिमांड्स होके आती हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिवेट होती हैं कि आप वसूली कीजिए जब प्रेशर आता है तभी। अगर ड्यूरिंग द ईयर ये कैंप्स चलते रहें और टाइम टू टाइम ये चलते रहें तो रेगुलर बेस पर कलेक्शन आता रहेगा। अभी क्या होता है जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्रेशर किया कि आपको कलेक्ट करना है, तब एक्टिवेट हुए और एक्टिव होने के बाद 1 महीने के अंदर कलेक्शन आया, हमने कलेक्शन कर दिया, अब रिपोर्टिंग होगी, डेट से तो शांत बैठ गए। दूसरा, यहाँ पब्लिक भी कहती है कि जब कोई प्रेशर आएगा तभी देंगे, अभी जो दें। तो सर अब मतलब ये वही है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ये साइकिल चलती रहती है कि वो प्रेशर करें तो हम पे करें। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाते पे करते हैं, अरे सर वो तो लेकिन नगण्य वो बिल्कुल ना के बराबर लोग, क्योंकि जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि ये जो एक टर्म है जिम्मेदारी ये एक दिन में डेवलप हो पाएगी मास लेवल पे। अगर ये एक साइकिल जो एक बहुत लंबे समय तक चलती है कि हाँ भाई, अब जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ बिजली एक ऐसी बेसिक नीड है जिसपे मैंने देखा है कि लोग तभी काफ़ी सीरियस हो गए हैं, बिकॉज
डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एग्जैक्टली। और डिपार्टमेंट के स्ट्रिक्ट होने के बाद बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस देखे गए। मैंने उसकी भी कुछ स्टडीज की थी जिसमें जो वसूलियां पहले हुआ करती थी और जो वसूलियां आज है उसमें कुछ 78% की इंक्रीजमेंट थी। इतना बढ़ोतरी करना अपने आप में उसके कमेंडेबल दो जॉब रीज़न है। है एक्चुअली। एमपीवी में एक टाइम पे देखता था और अभी सेंट्रलाइज हो गया है, तो ये जबलपुर से पूरा मैनेज हो रहा है। लेकिन 2015-16 तक मेरी पास एमपीवी के डिवीजन थे जो मैं कंसल्ट करता था उनको। अभी क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि एक तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया उसके अंदर। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट का एक्शन बहुत कुछ डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। अभी जैसे पहले क्या करते हैं, जैसे बिजली का नहीं दिया या चोरी से बिजली चलाते हैं, तार डाल के चलाते हैं, पकड़ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। अभी चल रहा है, बिल्कुल ठीक है आपने कहा। लेकिन बस इसमें एक चीज़ है कि अभी क्या है कि जो स्ट्रिक्ट एक्शन की फॉलो अप सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इसमें। फॉलो अप गवर्नमेंट क्या है कि अगर 2 दिन भी आपने बिल डिले हुआ तो पहले तो कॉल सेंटर से कॉल आना चालू हो जाएंगे, फिर आपको लोकल से रिमाइंडर दिए जाएंगे, उसके बाद भी यदि करते तो लाइट कट हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमारे लोकल लेवल पे अगर टैक्स कलेक्शन हमको करना है तो यदि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर जिसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं कि उसके बेस पे हम कुछ टाइम देते हैं, उस टाइम में अगर नहीं हो पाता है तो यदि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नहीं हो रही है और आपको बार बार रिमाइंडर करने में नहीं दे रहे हैं तो या तो उसकी सीज कर दे प्रॉपर्टी, वो ज़्यादा बेटर है। तो इमीडिएटली उस डर से आना चालू हो जाएगा। बेसिकली सर वही बात है कि एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया Exactly. जाए जिसके दौरान इंसान के अंदर, क्योंकि सर अगेन वही ये तो मतलब इंसानी फितरत कह लीजिए, और ख़ास तौर से मतलब हम बीइंग अ हिंदुस्तानी हमें यही लगता है कि चल रहा है ठीक है, देखेंगे जब तक कि वो बिल्कुल गले तक ना आए। तो इस सिस्टम में मतलब यू एज अ पार्ट ऑफ द इंटायर सिस्टम, आप जब एक आम दुनिया से उस तरफ रह के जब टेबल के आप उस तरफ होते हैं, व्हेन यू play a very important part for the budget designing and all, तब उस दौरान अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसी नीतियां हैं जिनको अगर अप्लाई किया जाए तो ये वाले सिस्टम को डेवलप करने में इजी हो, जिससे वसूलियों की बढ़ोतरी हो देखिए सके। यहाँ पर क्या है बेसिकली कि एक ही बंदे पे सारी जिम्मेदारियां दे देते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक तो सबसे पहले मेरे को जो देखने में आ रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है और न्यू रिक्रूटमेंट्स हो नहीं रहे हैं। जो बंदे को बैक ऑफिस का वर्क करना है उसी को कलेक्शन के लिए जाना है, तो वो कलेक्शन करेगा, बैक ऑफिस वर्क करेगा, तो वो चुनता है बैक ऑफिस वर्क। फील्ड में कौन काम करे, यहाँ वसूली इफेक्ट होती है। डे टू डे बेसिस पर कैंप नहीं लगते हैं। अगर जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे एक अपने ग्वालियर में लोकल में डीबी सिटी है, डीबी सिटी में अभी इन्होंने कैंप लगाया तो अच्छा खासा वसूली हुआ। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पर लगे ये चीज़ें, और ऐसी कई जगह कॉलोनी गली मोहल्लों में कैंप्स लगे और वसूली की एक अलग से टीम बनाई जिनका फोकस सिर्फ वसूली पे ही है, उनको टारगेट दिया को इस मंथ इतनी वसूली करनी है, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी। अच्छा, जैसे अभी आपने डीबी सिटी का नाम, हाँ। और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे एक सो कॉल्ड माना जाता है सम्भ्रांत पढ़ा लिखा, लेकिन यही वसूलियां, रूल सबके लिए बराबर है, लेकिन जो ऐसी जो बहुत पुराने एरिया के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरीके की लोकेलिटी नहीं है, डू यू थिंक ये चीजें, ये सिस्टम वहां पे भी डेवलप किया जा सकता है? क्योंकि मैंने ऐसी जगहों पे कभी कैंप्स नहीं सुने, मैं भी शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने ऐसी जगहों पे कभी भी वो प्रेशर क्रिएट करते हुए लोगों को नहीं देखा। कि एक तो बहुत बड़ी वोट बैंक होती हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो मुझे बताया गया, जो मेरी रिसर्च है, कि वो एक वोट बैंक होती हैं जहाँ पे एक कलेक्टिव लेवल के लोग होते हैं जिनको समझाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, या उनको आदत है, उन्हें लगता है कि ये बिजली फ्री में जलाना हमारी हक है, कि भाई ये तारी तो डाला है क्या प्रॉब्लम, या कि भाई घर मेरा है, मैं इस पे टैक्स क्यों बनाया मैंने, या जो भी उनके आइडियाज होते हैं गलत हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन रूल तो सबके लिए सेम है। तो क्या ये सच है जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैंने मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो। देखिए वोट बैंक पर अलग तो एज सच मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वोट बैंक का इशू कुछ भी नहीं है। गली मोहल्लों की बात करें उसमें भी ऐसा नहीं है, बिजली के बिल पे किए जा रहे हैं, वहाँ से भी प्रॉपर्टी टैक्स भी आ रहा है, लेकिन एक मेजॉरिटी वहाँ पे नहीं कर रही है, कुछ माइनर है जो पे कर रहे हैं। लेकिन इशू क्या होता है कि वहाँ पर अगर फॉलो अप करोगे तो बिल्कुल पे करेंगे वो लोग, मना नहीं है इस चीज़ को लेकर। अभी बात मैं करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे जीआईएस सर्वे हुआ, उसमें प्रॉपर्टी जैसे हमारी निकली लेकिन नगर निगम में रजिस्टर्ड ही नहीं है, प्रॉपर्टी डिमांड कैसे क्रिएट होगी, वसूली कैसे आएगी। तो इस तरीके के सर्वेज भी गवर्नमेंट ने चालू कराए हैं, जिससे ऑलमोस्ट मतलब आपने 1.5 प्रॉपर्टी का इंक्रीमेंट हुआ है कि जो बनी हुई है लेकिन नगर निगम में रजिस्टर्ड नहीं, उनसे डिमांड क्रिएट नहीं हुई, तो वसूली कैसे आएगी।
ये चीज़ भी है। तो धीमे धीमे गवर्नमेंट इस चीज़ को अपडेट कर रहा है और उन्होंने पैटर्न बना रखा है कि कच्चे मकानों से, पक्के मकानों से और अच्छे कमर्शियल चीज़ों से कितना कितना सबके रेट्स अलग अलग सबके बना रखा है। तो होप सो कि इस पर वसूली पे जोर पकड़ के और अच्छा कलेक्शन आए हमारे पास। तो मतलब जो पिछले साल की वसूलियाँ थी उससे इस साल की वसूली में फर्क डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा क्योंकि गवर्नमेंट जिस हिसाब से स्ट्रिक्ट होती जा रही है वसूली को लेकर, लास्ट 2 ईयर से मैंने देखा है कि कलेक्शन में इजाफा हुआ है। और अब तो गवर्नमेंट ने कंडीशन ही रख दी कि यदि आपको हमसे अनुदान चाहिए तो आपको वसूली हमको दिखानी पड़ेगी इंक्रीमेंट, और वो है कि 13% आपका इंक्रीमेंट है, स्टेट जीडीपी का 30% इंक्रीमेंट होना चाहिए। जो बजट एलोकेशंस होते हैं उसमें और अनुदान में कोई फर्क होता बेसिकली देखिए, बजट एलोकेशन और अनुदान दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए, अनुदान 2 तरीके के अनुदान होते हैं जिसको हम इंग्लिश में ग्रांट बोलते हैं। एक होता है कैपिटल ग्रांट, एक होता है रेवेन्यू ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट वो है जो हम डे टू डे एक्सपेंडिचर में स्पेंड करते हैं। जैसे नगर निगम के पास चुंगी क्षतिपूर्ति आती है। चुंगी क्षतिपूर्ति बेसिकली पहले शहरों में ऑक्ट्रॉय टोल वगैरह लगे रहते थे जिसमें आना प्रवेश कर वगैरह, ये सबको बंद करके गवर्नमेंट ने कलेक्ट करके कहा हम आपको रिएम्बर्समेंट के रूप में देंगे। तो बेसिकली ये रेवेन्यू ग्रांट का एक फॉर्म होता है जिसको हम कंपेंसेशन के रूप में बोलते हैं। मुझे थोड़ा सा इसको और देखिए, elaborate तीन करें। चीज़ होते हैं इसमें जो गवर्नमेंट को 3 तरीके से फंड मिलता है। एक फंड मिलता है कंपेंसेशन के रूप में, एक फंड मिलता है रेवेन्यू ग्रांट के रूप में, एक मिलता है कैपिटल ग्रांट के रूप में। सबसे पहले हम कंपेंसेशन पे बात करते हैं। अर्लियर जो ईयर्स थे उसमें क्या होता था कि नगर निगम सब कलेक्शन करता था, अपने पास रखता था सारी चीज़ें। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि आप कलेक्ट, अब आप जो भी कलेक्शन होगा हमारे पास डायरेक्ट आएगा, उसका जो शेयर आपका होगा हम आपको रिएम्बर्स करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ होती है हमारे यहाँ, स्टैम्प ड्यूटी ली जाती है, उसमें आप देखिए नगर निगम का शेयर भी जाता है। ये सारा का सारा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। सो ये बेसिकली अब एक चैनलाइज किया गया Channelize कि किया अब गया। पहले एक जगह इकट्ठा होगा हाँ। और उसके बाद फिर फिर वो स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब गवर्नमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट स्टेट को करता है नगर निगम को, वो ये देखा था कि आपके एरिया से कितनी रजिस्ट्री हुई है, कितना कलेक्शन हुआ है, उसका शेयर आपको कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है, स्टैम्प ड्यूटी के रूप में। तो ये उस डिपार्टमेंट की इनकम में काउंट। बेसिकली कंपनसेशन, ओके। इसको वर्ड हम कंपनसेशन कहेंगे, बेसिकली इनकम में ही काउंट होगा, लेकिन इसको हम कंपनसेशन कहेंगे, हम इसको ग्रांट नहीं बोल सकते। ग्रांट बेसिकली जो किसी पर्पस के लिए दी जाए और पर्टिकुलर उसी पर्पस में एक्सपेंडिचर होती है वो ग्रांट होती है। लेकिन ये कंपनसेशन है, इसके लिए कोई पर्पस डिसाइड नहीं है, ये आप ही की इनकम का पार्ट था जो हमने कलेक्ट किया और हम आपको कंपनसेशन के रूप में दे रहे हैं। जैसे स्टैम्प ड्यूटी मिलती है, जैसे ऑक्ट्रॉय का कंपनसेशन मिलता है, जिससे लोग सैलरीज मेट आउट करते हैं। तो ये जो इनकम होती है ये बजट में जो एलोकेशंस होते हैं उन पे भी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बजट एलोकेशन क्या होता है कि हम लोग जब इनकम साइड डिसाइड करते हैं बजट को, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना हमको स्टैम्प ड्यूटी से आना चाहिए। अब वो डिपेंड, बजट तो हमने एलोकेट कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं जो कंपनसेशन आ रहा है वो सेम मैच करे, उससे हायर साइड भी होता है, लोअर साइड भी हो सकता है। वो एक बेसिकली मतलब पुरानी स्टडीज को देखते हुए कि हाँ भाई इस साल इतना एक आना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सर एक बहुत मे बी एक क्वेश्चन थोड़ा बचकाना हो सकता है, मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि जब बजट एलोकेट किया जाता है, अब जैसे मैंने 25-26 की अगर हम ये जो वित्तीय वर्ष है इसमें फॉर एग्जांपल मैंने माना कि इस डिपार्टमेंट से मुझे कुछ 1000 करोड़ रुपए आने, और अब जब मैं बजट दे रहा हूँ मैं एज एन बॉडी, तो जब वो बजट दिया जा रहा है उस समय इस 1000 करोड़ को देखते हुए बजट दिया जाता है या उसकी ज़रूरत को देखते हुए? बेसिकली सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैडी कोई भी क्वेश्चन बचकाना नहीं होता है ना। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, है ना, और सरकार भी बजट उसी के लिए देती है जितनी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट नीड क्या है और पब्लिक की नीड क्या है और गवर्नमेंट इसको कितना एस्टिमेशन लगाती है। सपोज़ कीजिए से 900 करोड़ है, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम आपको 900 देते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे कहने से नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर उनको लगता है कि इफ़ दे थिंक इट सीम्स ओके इट डीम फिट देन दे एलोकेट करते हैं। तो नीड मैटर करती है, तो हम नीड के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं जो भी करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हर साल बजट आता है, तो जो बजट आने के बाद उस पूरे साल के एक्सपेंसेस होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो पूरे खर्च हो जाते हैं और या नहीं होते हैं। तो अगर खर्च नहीं होते हैं तो फिर बजट के उस पार्ट का क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताऊँ मैं कि
बजट जो बनता है सबसे पहले एस्टिमेट के बेस पे बनता है कि इस साल हम इतना इनकम एस्टिमेशन हमारा रहेगा, इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे। अब कई बार क्या होता है, जब ईयर स्टार्ट होता है, जैसे अभी जो बजट आया वो एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल से उसकी होगी। 1 अप्रैल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने कहा कि हम इस साल एक काम कर लेंगे, और सपोज कीजिए कि बजट तो हमने रख दिया है लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ की एलोकेशन ही गवर्नमेंट से नहीं मिला हमको। रीज़न कुछ भी हो सकता है। यदि हमने उसके लिए बजट रखा है और उसका एलोकेशन नहीं आया या कम एलोकेशन आया या एलोकेशन आ भी गया पूरा, तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई बार क्या होता है कि टाइम पीरियड हमारे पास 1 साल का प्रॉपर नहीं होता है। कोई हमको बिल्डिंग बनाना है, आप कोई बड़ी बिल्डिंग या ऑडिटोरियम है, आप लगता है 1 साल में बना लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से टेंडर की प्रोसेस रहती है, फिर फाइलिंग चलती है, फिर पेमेंट्स डिले होते हैं। तो ऐसे में हमको बजट तो पूरा रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम सैंक्शनिंग लेते हैं या डीपीआर क्रिएट करते हैं तो बजट का हमको बताना पड़ता है कि पूरा रखने के लिए। सर थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे इसमें। डीपीआर डीपीआर बेसिकली क्या होता है, एक रिपोर्ट होती है, आपको इजी वे में बताऊं, जो इंजीनियर के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। एस्टिमेशन कह सकते हैं हम उसको, डिटेल प्रोजेक्ट। हाँ डिटेल प्रोजेक्ट पर कहते हैं। एस्टिमेशन होता है जिसमें डिटेल में एस्टिमेशन होता है किस किस चीज़ में कितना आइटम है, क्या है, किस में कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये इतना एक्सपेंडिचर होकर इतना एस्टिमेट लगेगा, तो उसको हम डीपीआर बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट पर बेसिकली, है ना। तो जैसे जो आपने बताया कि भाई ये जो बजट होता है, खर्चा होता है, अगर कई बार वो खर्चा जिस पे होना है वो 1 साल में कंप्लीट होने लायक नहीं होता, काम ऐसा है। ठीक, मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ। बात है क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अभी बजट आया है इसमें बात, एमपी में हमेशा से इंदौर जैसे एक शहर है वो हमेशा से टॉप करता है, बजट में हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं स्टैंड कर पा रहे हैं, हमारी तरफ से कहाँ कमी? देखिए, क्या लगता है? कमी इन द सेंस बेसिकली कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग है, मुझे ऐसा लगता है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्लानिंग करके प्रॉपर वे में देखिए, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनका एरिया हमसे बड़ा है, उस हिसाब से उनका बजट है। ग्वालियर है हमारा एरिया, जो एरिया है उस हिसाब से हमारा बजट है। लेकिन ऑफिसर्स दोनों जगह हैं, कंसर्न ऑफिसर दोनों जगह हैं, पावर एलोकेशन सबको इक्वल है, लेकिन बेसिकली कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग है। इंदौर आप जाएंगे तो इंदौर में आपको सफाई ज़्यादा अच्छी दिखेगी और लगातार नंबर 1 भी आ रहा है, ऐसे सुनने में, देखने में भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है। नो डाउट ग्वालियर वो है वाकई हाँ, में। ग्वालियर में अब बात करेंगे तो ग्वालियर में हालांकि अगर पिछले लास्ट 2 ईयर्स की बात करूं तो आप देखेंगे 2 ईयर से इस पर बेटर तो हुआ है थोड़ा सा ग्वालियर, और सफाई भी जगह दिखती है। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक मेरे मित्र मिलने आए मुझसे, और जब मित्र मुझसे मिलने आया तो उन्होंने कहा कि अभिषेक जी, मैं, और उनका फर्स्ट टाइम ग्वालियर आना था। ग्वालियर पहले से क्वाइट अच्छा है, मेरे को जो बताया गया था जैसा, लेकिन पहले से ज़्यादा अच्छी सफाई है। तो जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम ग्वालियर आया है वो जब ऐसा फीडबैक दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये है कि ग्वालियर ने इंप्रूवमेंट तो किया है। देखिए सर ये तो मैं पर्सनली मैं बताऊं, मैंने पिछले 3-4 साल में, मैं खासतौर से पिछले 3 साल में मैं जो देख रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता था कि कुछ बेसिक चीज़ें जो झाड़ू लगना जिसे कहते हैं, साफ सफाई होना, वो सिर्फ सुबह दिखाई देती। आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स ऐसे खासतौर से इलाके जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं, जैसे ऐसे शाम ढलती है वहाँ पे दोबारा झाड़ू लगते, साफ सफाई होते देखिए। बिकॉज चीज़ें बेटर हो रही हैं, लेकिन हम कॉम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे? वो वाली चीज़। देखिए, यदि आप ना इंदौर और ग्वालियर की बात करें तो कंपटीशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए एरिया वाइज वो बहुत बड़े हैं, वगैरह उनके पास ह्यूमन रिसोर्स हमसे काफ़ी ज़्यादा है। ह्यूमन रिसोर्स का मैटर आप देखिए कि आप आज देखेंगे ग्वालियर में एक चीज़ क्या है कि जो अपने पॉश एरियाज़ हैं और जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ तो सफाई चली रही है, जैसा आपने बताया, आपने खुद ने देखा। लेकिन हमको प्लानिंग की ज़रूरत है कि जो हमारा थोड़ा सा बैक एरियाज़ भी है ग्वालियर के या अंदर स्ट्रीट है, उसमें भी गली सफाई की मोहल्ले आवश्यकता वाले, है। अगर कोई सिटी सिटी घूमता है तो उसको तो ग्वालियर बड़ा साफ दिखता है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो हमको पता होता है कि एक्चुअल है क्या। तो वो चीज़ की थोड़ा सा प्लानिंग इनको करना, वहाँ भी इनको थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा कि हम ओवरऑल ग्वालियर की बात करें, ना कि कुछ सिलेक्टेड एरियाज की। तो वो थोड़ा प्लानिंग का पार्ट है। हालांकि लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ग्वालियर को पहले से अच्छे मार्क्स मिले हैं, जो इनका सर्वे होता है उसमें, और पहले से इम्प्रूवमेंट किया है, और होप सो एक दो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में हम शायद अच्छा करें और नंबर 1 हासिल कर सकते हैं। स्पेसिफिक मैं शहर से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ कि एक टाइम था जब ग्वालियर को हमेशा नंबर 1 पे गिना जाता था कि ग्वालियर जैसा समृद्ध शहर नहीं। बजट हमारे पास भरपूर हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कारण जिसकी वजह से, क्योंकि इंदौर हमसे आगे निकल गया, भोपाल हमसे आगे निकल, जबलपुर ऑलमोस्ट बस निकल चला तो
आर दोज रीजंस जिनकी वजह से आपको लगता है कि हम पीछे होते जा रहे हैं, ऐसा क्या? देखिए बड़ी, मैं आपको इस बारे में अगर बताऊं तो देखिए, भोपाल तो एक कैपिटल सिटी है, उसको तो डेवलप करना ही करना है, क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सभी लोग ऑफिसर्स वहीं हैं। और इंदौर बेसिकली बिजनेस हब है हम लोगों का। तो अब आप बात करें ग्वालियर, जब आप बात कर रहे हैं पुराने टाइम की, ग्वालियर एक टाइम पे हुआ करता था, उस समय ग्वालियर बिजनेस हब हुआ करता था। वही मेरा क्वेश्चन है हाँ, सर कि हाँ। ऐसा क्या हुआ कि वो बिजनेस हब अब मैं बिजनेस हब नहीं मैं रहा? उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। ग्वालियर जब बिजनेस हब हुआ करता था, उस समय देखिए ग्वालियर में आप तीनों साइड इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करते थे। जेसी मिल हमारी कितनी फेमस हुआ करती थी, सिमको मिल हमारी कितनी फेमस हुआ करती थी, मालमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, और आप बामोर इंडस्ट्रियल एरिया देखिए। लेकिन क्या हुआ कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के चलते उन लोगों को, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बेनिफिट्स नहीं दिए गए, ना ही टैक्स में छूट दी गई। इस कारण से इंडस्ट्री यहाँ से मूव होती चलेगी। जब इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा? आप कैसे एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा लोगों को? आई गेट, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि जो बजट हमारे को दिए जाते हैं वो बजट हमारे एरियाज को देख के, यहाँ की आवश्यकताओं को देख के, जैसा हमने डिस्कस किया, तो फिर वो आवश्यकताएं जब अगर उनको देखते हुए अगर बजट दिए जा रहे हैं तो फिर हम एटलीस्ट सरवाइव करें। हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। देखिए, कोई भी सिटी होती है या कोई भी एरिया होता है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, और एक वहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर जो प्लानिंग का होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट को लेकर। इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ से मूव कर चुकी हैं, सिलेक्टेड इंडस्ट्री रह गई हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो जो हमारे यहाँ के बंदे थे वो ही मूव कर चुके हैं ज़्यादातर। दूसरा, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ने का रीज़न ये है कि हम बहुत लेट जागे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखिए बजट में प्रोविजन तो हो गया, और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कर रही है। जैसे आप देखें, अभी लास्ट ईयर की बात करूँ कि मीटिंग्स वगैरह सबमिट वगैरह हुए, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। और अभी देखिए सनीचरा के पास पीथम जो आपको बनाया गया है, अभी इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है एक, तो वो डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्री लगना चालू हो गई है। मालमपुर को रिन्यू करने के प्लान चल रहा है, तो होप कर रहे हैं कि ग्वालियर भी अब अच्छा आएगा। और आप देखिए कि ग्वालियर को एमपी बजट में रोड के लिए कितना सारा फंड मिल चुका है, और अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रोड्स के। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, इंडस्ट्री लेंगी, तो होप सो ग्वालियर नेक्स्ट 5 ईयर्स में अच्छा खासा कॉम्पीट आई करेगा रियली होप भोपाल और सो, इंदौर को। क्योंकि एक्चुअली में सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, यू नेम, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी, सब कुछ है ग्वालियर के पास में। ग्वालियर के पास में एरिया है, ग्वालियर के पास में अभी भी बहुत सारी लैंड है। बहुत सारी शहर ऐसे हैं जहाँ पे अब लैंड्स नहीं बची हुई है, आपको शहर से बहुत ज़्यादा बाहर। एग्जैक्टली। ग्वालियर में अभी भी बहुत कुछ उपलब्ध है। सो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वी रियली होप कि आने वाले साल में ग्वालियर कुछ अच्छा देखिए कर इसकी पाए। स्टार्टिंग हो चुकी है, जैसे एयरपोर्ट बन चुका है हमारे यहाँ, जिसकी रिक्वायरमेंट थी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और कितना ज़रूरत। खूबसूरत एयरपोर्ट बना है आप देखिए। Gosh, इसके अलावा रेलवे स्टेशन हमारा डेवलप हो ही रहा है। और आज आप देखिए, अगर आज मुझे दिल्ली जाना हो तो 5.5 घंटे मुझे दिल्ली जाने में लगते हैं बाय कार। लेकिन जब ये 4 लाइन बन जाएगा जो बन रहा है, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स के अंदर मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो कनेक्टिविटी सुधर रही है। अभी न्यू इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, प्लस रेवेन्यूज़ भी यहाँ बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें होंगी, तो नेक्स्ट 5 ईयर में मैं जो देख पा रहा हूँ कि ऑब्वियसली ग्वालियर हमारा भोपाल इंदौर को कॉम्पीट करेगा। तो प्लानिंग चालू हो चुकी है बस, और एग्जीक्यूशन भी चल रहा है, बस हमको उस डेस्टिनी पे पहुंचना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। रियली होप कि हम साथ में पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल हम पहुंचेंगे जरूर। ओके, तो अभिषेक, जैसे आपके पास में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, या आप चीज़ें देखते हैं, ये नार्कोटिक्स, लोकल बॉडीज, आपका मुरार कैंट, ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं जिसमें आप देखते हैं। ये जो बजट आया है इस बार खास तौर से, ये बजट एक आम आदमी के लिए क्या रोल प्ले करेगा? मतलब क्योंकि नॉर्मली जब भी बात होती है तो सेंट्रल के बजट की होती है, सिटी के बजट के बारे में नॉर्मली बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबका अपना एक बजट होता है, सबको काम करना होता है। लेकिन मैनेजमेंट बॉडी जैसे जीडीए हुआ हमारा, और मुरार छावनी हुई, मुरार कैंट एरिया हुआ, और नगर निगम हुए, इनके बजट जो होते हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड, सिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर। जैसे मुरार कैंट की बात करूँ, तो उनका जो मुरार कैंट का एरिया है, जिसमें आर्मी एरिया भी आता है, सारा उनके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उनकी रहती है, वहाँ से कलेक्शन उनको मिलता है। नगर निगम पूरा सिटी मैनेजमेंट करता है, और अगर उस एरिया का कैंट बोर्ड का कोई भी वर्क करना होता है, तो निगम उनको फंडिंग करता है कि आप कराइए इस चीज़ को।
अभी जीडीए है, अभी देखिए कुछ जीडीए ने कॉलोनी डेवलप किया सारी चीज़ और उसको निगम को हैंड ओवर कर दिया कि मैनेजमेंट आप देखेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन करके दे दिया। ओके। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो सभी बॉडी आपस में मिलकर काम करती हैं। अब जैसे साडा साडा काउंटर मैग्नेट सिटी है, वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट से फंड आने का है, ऐसा सुनने में आ रहा है, कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो वो डेवलप होने का है। अभी मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ, जैसा हम बात कर रहे थे कि आपने जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जैसे रेवेन्यू ग्रांट, कैपिटल ग्रांट और कंपनसेशन में अंतर क्या है। कंपनसेशन मैंने एक्सप्लेन किया था। रेवेन्यू ग्रांट बेसिकली क्या है कि जैसे रोड है, रोड को रिपेयर कराना है, तो वो बेसिकली उसके लिए स्पेसिफिक फंड आएगा, रोड रिपेयर मेंटेनेंस ग्रांट, तो वो बेसिकली उसमें ही एक्सपेंडिचर होगा। जब किसी एक्सपेंडिचर का स्पेसिफिकली किसी एक्सपेंडिचर के लिए कोई पैसा दिया जा रहा है और यदि उससे कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही है, सिर्फ मेंटेनेंस चल रहा है, तो वो रेवेन्यू ग्रांट होती है। दूसरा कैपिटल ग्रांट, जिस ग्रांट से बेसिकली कोई डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और असेट बन रही है, वो कैपिटल ग्रांट होती है। जैसे यदि कोई ब्रिज बनाना है मुझे, तो ब्रिज बनाना है या फिर कोई भी जैसे रोड कंस्ट्रक्ट करना है अच्छा खासा मुझे लंबा, तो वो अगर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो वो कैपिटल ग्रांट होगा। यदि रोड पे गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों को भरना है सिर्फ, तो रिपेयर मेंटेनेंस है, तो वो रेवेन्यू ग्रांट से किया जाएगा। तो बेसिकली अब ये ग्रांट जो होती है वो दोनों से आती है, सेंट्रल से भी आती है, स्टेट से भी आती है। स्टेट का ज़्यादा पार्ट रहता है, जो भी ग्रांट आती है सेंट्रल के माध्यम से, वो भी स्टेट के माध्यम से होती हुई आती है। सेंट्रल को कोई पैसा देना है तो वो, जैसे भोपाल है हमारा, भोपाल हमारा हेड ऑफिस लगता है सारी यूएलबीज का, संचार नगरीय प्रशासन। तो वहाँ पर क्या है कि फंडिंग उनको देते हैं, वो लोग फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी यूएलबीज को, और उनको इन्फॉर्मेशन थे कि हमने इन यूएलबी को इतना पैसा दिया। तो जैसे अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जो कि मार्च 25 में एंड हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल 16 फाइनेंस कमीशन चालू होगा। 5 ईयर का एक कमीशन होता है। तो 16 फाइनेंस, उसमें कुछ जैसे 15 फाइनेंस का फोकस 3 चीज़ों पे था। वो पैसा क्यों दे रही है? 3 चीज़ों के लिए पैसा दे रही है। पहली चीज़ दे रही है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इसके अलावा सैनिटेशन, इन तीज का फोकस है। अब 16 फाइनेंस की जो कंडीशंस है वो आएंगी, तो 5 ईयर किस चीज़ के लिए डेवलपमेंट है वो देखा जाएगा। हाँ, तो हर कमीशन के अलग पर्पस, अलग टास्क रहते हैं, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। तो वो डायरेक्ट सेंट्रल से आता है, फाइनेंस कमीशन का पैसा और कुछ स्कीम का पैसा। बाकी मेजर फंडिंग इनको स्टेट से होती है। ओके, इस पूरे कॉन्वर्जेशन के बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में भी है। जो एक रिजर्व अमाउंट होता है, वो रिजर्व अमाउंट का क्या होगा? मतलब बहुत सारी इस पे थीसिस, ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर में इसके बारे में जब भी बजट आता है तब इसके बारे में बात होती है। आप इस पे थोड़ा सा लाइट। देखिए, जब बजट बनता है तो बजट बनाने समय नगर निगम अधिनियम, जो नगर निगम का एक्ट है, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि जो निगम की खुद की आय है, इनकम है, खुद की ओन इनकम है, एक्सेप्ट ग्रांट्स, जो इनकम है उसका 5% हमको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है, संचित निधि के रूप में या रिजर्व फंड के रूप में हमको ट्रांसफर करना होता है। अभी तो हमने बजट में तो बता दिया कि सब कि 2500 सपोज को करोड़ का हमने बजट बनाया है, और सपोज कीजिए कि हमारी खुद की ओन जो इनकम है हमारी वो 1000 CR है फॉर एग्जांपल, तो हम 1000 CR का 5% निकाल के हम उसको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है, ये हमने बोल दिया। लेकिन जब हम ड्यूरिंग द ईयर जाते हैं, तो जैसे जैसे मंथली इनकम होती है, हमारी एक्चुअल इनकम जो होती है उसका हमको 5% एलोकेट करना होता है। तो बजट में वो चीज़ आपको दिखेगी ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल इनकम पे होगी एक्चुअली कम। तो बजट से आप उसको कंपेयर नहीं कीजिए। जो एक्चुअल रिजर्व फंड होता है वो बेसिकली वेरी करता है बजट और उस आंकड़ों से, और जो निगम के पास ये रिजर्व फंड के रूप में पैसा रहता है वो इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जा सकता मेरा है। अगला क्वेश्चन ही एक्चुअली ये था कि उस रिजर्व फंड का करते क्या है? वो इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी निगम का कहीं फंडिंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, तो विद स्पेसिफिक अप्रूवल लेके हम उस फंड को यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो सर, जैसे इतने सालों का जो रिजर्व करते आ रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। बिल्कुल बहुत बड़ा अमाउंट है, और एक्यूमुलेटेड फंड रहता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ FDR, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। और बेसिकली क्या है कि फंडिंग तो रहती है क्योंकि उनको कंप्लाइंस करना जरूरी है, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने एक्यूमुलेशन तो जोड़ लिया, लेकिन ड्यूरिंग द इमरजेंसी में कोई यूज़ तो नहीं होगा, तो वो रिड्यूस भी करना पड़ेगा ना हमको। तो वो चीज़ भी है, तो वो उनको कंप्लाइंस करना है, तो वो फंड रखते हैं उस चीज़ को। कुछ ऐसा होता है कि मतलब इस फंड को मैक्स टू मैक्स आपको इतने टाइम में यूज नहीं, ऐसा करना नहीं, ही ये है? एक्यूमुलेटेड चलता रहता है। चलता रहता बस हर साल की कंप्लाइंस आपका पूरी करें, जितनी आपकी ओन इनकम है उसका 5% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है, यू हैव टू ट्रांसफर इट। ये चीज़ रहता है, और इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो मैनेजमेंट है। चलिए, मतलब ये बजट मुद्दा भी ऐसा है कि हम इस पे और अगले शायद 2 या 3 एपिसोड्स और बना सकते हैं। वी कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन ऑन एंड ऑन एंड ऑन।
बट आई रियली होप कि हमारे ऑडियंस को, सभी को इस बजट को समझने में और इसकी बाकी जो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की, समझने में आसानी होगी इस पॉडकास्ट के बाद। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, आपने अपना समय दिया, और थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अगर इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पथ जीवनी और